नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। हम एक बार फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। अजित पवार के भाजपा में शामिल होने के बाद, यानी एनडीए में शामिल होने के बाद, अब सवाल एक बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे, यानी एक साल पहले जो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे आए थे भाजपा के साथ, क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए जो है हमारे साथ में सुभाष काले जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, इस बीच जो है क्या क्या आगे जो है चीजें सामने आ सकती हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है अजित पवार के आने के बाद? सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। जो हमारा सवाल है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है जी कि मैं एक पॉलिटिकल एनालाइजर जी के हिसाब से यहाँ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। जी जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो मेरा अनुभव है जी और जो मालूमात मुझे मिलती है, उसके आधार पर ये मेरा जो भी मैं कहता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल। ये पार्टी का ओपिनियन नहीं है या पार्टी के साथ कोई इसका लेता नहीं है। तो आपको हम चर्चा, काफी अनुभवी हैं। हाँ, तो आपका अनुभव काफी है हमारे लिए। तो ये सिर्फ चर्चा है हमारी। जी। तो आज जैसे आपके मन में शंका है कि क्या कहीं एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी खतरे में तो नहीं है, जो अजित पवार भी आ गए और बीजेपी ने उनको एक्सेप्ट किया, उनको अभी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ भी दिलवाया, और उन्होंने बीच बीच में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के काबिल हो गया। हाँ, अभी मैं इतनी बार उप मुख्यमंत्री हुआ हूँ तो अभी 5 बार मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी ये 5th टाइम उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण की है। तो ये सब देखते हुए मैं एक बात आपको, मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि 2024 के विधानसभा के इलेक्शन तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अब अजित पवार, इनकी सत्ता रहेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार रहेंगे। मतलब एक म्यान में 2 तलवार रहेगी। नहीं, ये तलवार की बात नहीं है। देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। जैसे मैंने कहा कि कहीं मैंने तेलंगाना में शायद या आंध्र प्रदेश में 10 उप मुख्यमंत्री। हाँ 2 मुख्यमंत्री तो कॉमन है, ये कोई नई बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री कॉमन है। उप पंत प्रधान भी रहे थे, एक उप पंत प्रधान भी रहे हुए हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में तो 10 उप मुख्यमंत्री है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। तीसरी पार्टी जब आज शामिल हुई सरकार में तो उनको उनका हिस्सा देना जरूरी है। बिल्कुल। इस हिसाब से अजित पवार जैसे बड़े नेता को कोई छोटा मोटा मंत्री पद तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए उनको उप मंत्री पद दिया हुआ है। देवेंद्र जी भी उप मुख्यमंत्री है और एकनाथ जी शिंदे 2024 के विधानसभा इलेक्शन तक मतलब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात तो मेरे हिसाब से तय है। अभी सवाल और लोगों के मन में जो आ रहा है आजकल, वो ये आ रहा है कि इतना सब ठीक था, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी अच्छे सा चल रहा था, सरकार अच्छी चल रही थी, काम अच्छा हो रहा था, तो इनको लाने की जरूरत क्या? तो मैंने कल भी आपको बताया और आज भी वही बोल रहा हूं कि ये सब प्लानिंग आने वाली 2024 मई में आने वाली लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से हो रहा है। जैसे मैंने कहा था, बीजेपी को 400+ सीट्स पूरे भारत में, हिंदुस्तान में लाना है। और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र में एमपीज है। आज 48 एमपीज चुनकर महाराष्ट्र दे रहा है, तो महाराष्ट्र से कम 45+ एमपीज मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम भेजना जरूरी है। और इस हिसाब से अजित पवार की एंट्री गवर्नमेंट में हुई है और उस हिसाब से जो बीजेपी की और एनडीए की ताकत महाराष्ट्र में डेफिनेटली बढ़ गई।
थोड़ा सा अगर हम अनुमान लगाते हैं कि फिर सीट वाटप कैसे होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा झगड़ा है। हाँ कि भाई अभी आयशा है, अभी शिवसेना भी लिया, एनसीपी को भी लिया, तो अभी भी सीट वाटप में क्या मिलेगा, बीजेपी को क्या मिलेगा। आज की पोजीशन महाराष्ट्र की ऐसी है जी कि 23 खासदार बीजेपी के, 18 खासदार 2019 की बात कर रहा हूँ, 23 खासदार बीजेपी के, 18 खासदार शिवसेना के जी, एनसीपी के 4, कांग्रेस का 1, एमआईएम का 1 और एक अपक्ष जी। जो अपक्ष है वो बीजेपी के साथ है, मतलब बीजेपी के हो गए 24 खासदार। अभी शिवसेना स्प्लिट हो गई। अभी शिवसेना के 18 खासदार में से 12 खासदार, 12 एमपीज एकनाथ शिंदे के पास है जी, और बचे कितने, 6 बचे शिवसेना में अभी फिलहाल। तो और एनसीपी के अजित पवार के साथ आज की घड़ी में जी 4 में से 2 खासदार है, सुनील तटकरे और अमोल कोल्हे। तो उनके पास 2 बचे शरद पवार जी के पास। मतलब आज की घड़ी में 23-24 बीजेपी के पास, 12 शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास, 2 अजित पवार के पास। मतलब हम अगर उसके टोटल करने को जाते हैं तो 38 तो यहाँ हो गए, बचा 10। अभी 10 में से शिवसेना के 6 है जी, और राष्ट्रवादी के 2, बाकी कांग्रेस का तो 1 ही है जी। तो जो बंटवारा करना है, जो सीटिंग तो सीटिंग को मिलने ही वाला है, बिल्कुल। तो बंटवारा करना है वो 10 सीट में, जस्ट 10 सीट की बात है, और उसमें से 2 राष्ट्रवादी के हैं, 6 शिवसेना के हैं। मुझे लगता है कि इसका 10 सीट का बंटवारा ये बहुत आसान बात है, उसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। आराम से ये तीनों पार्टी ये 10 का डिवीजन कर लेंगे, जिसकी ताकत जहाँ ज्यादा है वहां पे वो पार्टी लड़ेगी जी। और मेरे हिसाब से 45 प्लस तो पक्का होने वाला है जी। और कभी अगर चमत्कार हो गया तो 48 के 48 सीट भी एनडीए की आ सकती है। आज की राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक एनालिसिस ये दिखाता है कि हो सकता है 48 सीट भी एनडीए, महाराष्ट्र का एनडीए यानी कि बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार ला सकते। ये जो गेम हुआ है सर, जो अजित पवार जी आए हैं यहाँ पर अपने सांसद और विधायक के साथ में, ये कुछ दिन पहले भी, मैंने 1 हफ्ता पहले ही मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि आप जो परिवारवाद को अगर वोट देना चाहते हैं, जैसे कि एनसीपी का अगर वोट दिए तो सुप्रिया सुले को वोट देंगे तो उनको जाएगा। और उन्होंने कुछ ये भी जिक्र किया था कि कुछ हजारों करोड़ का जो घोटाला, जो फाइल है वो 37,000 करोड़ का जो फाइल है वो भी ओपन होने की बात उन्होंने जिक्र किया था। तो कहीं ये सब का डर से तो ये सब नहीं हुआ है? नहीं, डर की बात नहीं है। देखो क्या है, मोदी जी ने जो कहा तो सही कहा है कि एनसीपी को वोट, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, एनसीपी को वोट मतलब आप किसको वोट दे रहे हैं, किसका बंदोबस्त कर रहे हैं, सुप्रिया सुले के लिए, कांग्रेस को अपना राहुल गांधी। तो ये जो उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पार्टियां हैं ये बस अपने परिवार का आगे का सदस्य के लिए चल रही है जी, वो जनता के लिए नहीं चल रही है। मोदी जी का कहना यह था कि अगर आपको आपके बच्चों का भविष्य देखना है, बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, तो आपको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। ये सीधी बात है। अभी रहा सवाल अजित पवार जी और एनसीपी का, तो आपने देखा होगा कि जो कल भी मैंने बताया कि जो राजीनामा नाट्य हुआ और उस नाट्य के बाद सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष और इसको प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष किया और अजित पवार को कुछ नहीं दिया। अजित पवार ने अपने भाषण में जाहिर तरीके से कहा कि मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, मगर पार्टी मुझे पद देगी तो मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, संगठन चाहिए उनको, संगठन का काम मैं करना चाहता हूं। लेकिन उनकी इस बात का किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने, यानी कि शरद पवार जी ने जो अध्यक्ष है। तो ये उसकी रिएक्शन है। अजित पवार जी को समझ में आ गया कि अभी एनसीपी और अगर शरद पवार जी के नेतृत्व में मैं ऐसा रहूंगा और एनसीपी को ऐसे ही रखूंगा
तो कल जाके इसका कुछ सही होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आज अगर मौका है तो मैं पूरी पार्टी लेके बीजेपी के साथ शामिल हो जाऊं, सत्ता में भी रहूंगा और मैं पार्टी का पूरा अधिकारी रहूंगा और पार्टी मेरी एनसीपी पार्टी बढ़ाने की मैं कोशिश भी करूंगा। बिल्कुल। सुभाष जी, एक और चर्चा विषय बना हुआ है। अभी राज ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने कहा कि ये पूरा गेम प्लान शरद पवार के ही साथ मतलब चल रहा है, यानी उन पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। एक तरह से जो है उनकी मर्जी बगैर ये सब चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि 2019 में भी पवार साहब के वजह से ही 2 दिन सरकार बनी और किस तरह उसका रिजल्ट रहा आपने देखा, और बाद में उसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी आपने देखा। बराबर है। तो अभी जो चर्चाएं हो रही है ये चर्चा होना वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से अजित पवार अपने सीनियर लीडरों के साथ में आए हैं और पवार साहब को अकेले छोड़ दिए हैं, तो क्या पवार साहब को पता नहीं चला होगा या पवार साहब की मर्जी नहीं होगी? ये तो सवाल तो उठता ही है। ये 2019 का जो सुबह शपथ विधि हुआ था उसी वक्त, और मैंने मेरे एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि शरद पवार जी के परमिशन से ही अजित पवार ने शपथ ली थी। बिल्कुल। लेकिन शपथ लेने के बाद शरद पवार जी ने ये सोचा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहेगा तो मेरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा और अजित पवार ज्यादा पावरफुल हो जाएगा क्योंकि वो डेप्यूटी सीएम होने वाला है, और उसकी वजह से उससे अच्छा है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाओ, वो मेरे अंडर रहेगा, अंडर कंट्रोल रहेगा, और अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बनाओ, ताकि पूरा रिमोट कंट्रोल जो गवर्नमेंट का है वो शरद पवार, और यही हमने देखा 2.5 साल पूरा रिमोट कंट्रोल जो था वो शरद पवार के हाथ में था। और शिवसेना ने आरोप भी लगाया और शिवसेना उद्धव जी खाली एनसीपी का ही काम कर रहे थे। मतलब शिवसेना के आमदार बोल भी रहे थे कि हमको निधि भी नहीं मिलता है जी, मुख्यमंत्री हमारा है लेकिन हमको निधि भी नहीं मिल रहा है, ऐसे चिल्ला रहे थे वो। तो अभी ये जो हुआ है हादसा कल का जी, इसमें शरद पवार जी का होना जो शंका है, तो आज मुझे भी ये डाउट है कि इसमें ये चाल हो सकता है शरद पवार जी की भी हो जी। शरद पवार जी ने ही अजित पवार, छगन भुजबल और बाकी के नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और ये सब जो नेता अजित पवार के आज साथ में जो है जी, जिन्होंने आज शपथ ली है, कुछ मंत्री है उसमें मुशर्रफ, ये सब शरद पवार जी के एकदम खास है, और मुझे लगता नहीं है कि उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर ये लोग अजित पवार के साथ जाएंगे, क्योंकि जब अजित पवार जी ने शपथ ली थी तो यही लोग जाके अजित पवार को समझा के वापस लेके आए थे। तो मुझे आज ये डाउट है कि इसमें शरद पवार जी का भी राजकारण हो सकता है, और अभी जनता को, उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को दिखाने के लिए ये सब उनका नाटक चल रहा है। एक बात आपने नोट की जी, उन्होंने जब कल उनको पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप ये मामला कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोर्ट में लेके नहीं जाऊंगा, मैं ये मामला जनता के सामने लेके जाऊंगा। यस, और अभी निकल चुके हैं जनता के बीच। और इसका मतलब क्या होता है कि वो नहीं चाहते कि इसमें से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़े, वो नहीं चाहते कि इसमें से और कुछ पार्टी में रिफ्ट आ जाए जी। जैसे अभी हो सकता है कुछ महीनों के बाद अगर सुप्रिया सुळे केंद्र में मंत्री हो गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है शरद पवार बैकफुट पे आ जाएंगे और बोलेंगे ठीक है, मैं मेरे पार्टी के भले के लिए, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को के अच्छे के लिए मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ जी, ऐसा बोल के मैटर सल्टा डालेंगे। बिल्कुल, ये हो भी संभव, राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं, और ये होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं मुझे। तो थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि महाराष्ट्र राजनीति पे जो नए नए सवाल उठ के आ रहे हैं उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला सवाल ये था कि क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है। दूसरा सवाल ये था कि अजित पवार जो दल बल के साथ आए हैं, क्या ये पवार साहब की मर्जी से आए हैं या पवार साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, ये भी हमारा एक खास डिस्कस था। तो आपको हमारा ये खास डिस्कस कैसा लगा, खास चर्चा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दीजिए। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।